नमस्कार साथियों, मैं आशीष मिश्रा आप सभी का हमारे YouTube चैनल ट्रेड यूनियन पल्स पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जो हमारी पीरियडिकल मीटिंग हुई थी उससे संबंधित जो बिंदु थे उन्हीं के डिस्कशन के लिए पिछली वीडियोज भी आप लोग देख रहे हैं और जिस प्रकार से आप लोग देख रहे हैं, जो आप सबके एक रुझान आ रहे हैं, बहुत ही ये उत्साहवर्धक है हमारे लिए और ये दिखाता है कि हमारे कर्मचारियों का किस प्रकार हमारी यूनियन में भरोसा है, विश्वास है और कहीं ना कहीं आगे और बेहतर करने का एक यहाँ से हमें प्रेरणा भी मिलती है। तो साथियों, इसी क्रम में आज हमारे साथ फिर से हैं हमारे राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय श्री जहीर अहमद जी। सर, आज हम फिर से जो एजेंडा पॉइंट्स थे उसमें जो बिंदु हैं उनको कवर करने का प्रयत्न करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा बिंदु है इसी क्रम में वो है, पिछले दिनों एक उपलब्धि प्राप्त हुई। हालांकि कई कर्मचारियों को ब्रीफ केस का जो एक इम्प्लीमेंटेशन होना था, जो हमें मिलना था रिम्बर्समेंट, वो ले भी चुके हैं। एक सौगात रही है। तो इसमें एक छोटा सा एक जो टेक्निकल एरर कह सकते हैं वो आ गया था, जो डीए क्लॉज था उसमें, उससे लिंक करना था। तो ये भी मुद्दा डिस्कस किया गया था। इसमें क्या जो है स्टेटस है इस बिंदु का वहां पर? जी देखिए, ये इस पॉइंट के ऊपर जी ऑलरेडी हमारा डिस्कशन पहले भी हो चुका हाँ। था। और मतलब मैनेजमेंट के साथ जब ये सर्कुलर जारी हुआ था जिसमें एक कमी छूट गई थी मैनेजमेंट की साइड से, हाँ। तो इस पॉइंट को भी हम इसलिए लेके चल रहे थे कहीं से भी कोई चूक ना होने पाए। हम्म, कि जो भरोसे वाली बात होती है, जब एक बार जी उठता है तो फिर हर बार उठने लगता है। हम्म, तो वो चीज़ लेकर के इसलिए हम लोग चल रहे थे कि पेपर पे चीज़ें आती रहे आती है। और चीज़ें छूटे ना, क्योंकि वो डीए लिंक होना बहुत ज़रूरी चीज़ है। जी एक्चुअल में उसको जो है आम आदमी, आम कर्मचारी उस चीज़ को ज़्यादा जो है उसको जो है नज़र नहीं करता है, तो पता नहीं चलता कि इससे नुकसान क्या है, फ़ायदे क्या हैं। अब जैसे डीए अगर लिंक नहीं है, तो जैसे ही आपका डीए 50% होगा, जी तो जो उसमें हाइक होना है हम्म, नियमानुसार, तो वो हाइक नहीं हो पाएगा। अगर वो अच्छा चीज़ मैनेजमेंट चाहे तो वो हटा सकती है अच्छा। कि आपके यहाँ तो लिंक था ही नहीं, आपका तो फिक्स रेट है, इसलिए आपका जो है हम्म, वैसे ही करके ठीक है। जो अमाउंट पहले से फिक्स्ड है हम्म, वही अमाउंट आपको मिलेगा। हम्म, कैटेगरी 1 और 2 को पहले से ही सुविधा मिलती आ रही है। हम्म, और कैटेगरी 1 2 का जब आप सर्कुलर उठा के देखेंगे तो उसमें ये बात नीचे मेंशन है कि इसको जो है डीए के साथ लिंक किया गया है। जैसे ही 50% आपका डीए होता है वो उसमें नियमानुसार हाइक हो हाइक हो जाएगा। जाता है। यहाँ पर अगर ये चीज आना जरूरी था, लेकिन मैनेजमेंट ने अपनी गलती को स्वीकारा है। उसने ये बात कही है कि जो ये सुविधा है यूनियन की डिमांड पर एड पार, क्योंकि हमारी डिमांड ही एड पार कैटेगरी 1 एंड 2 था, जी तो जो नियम उन पर लागू होता है वही नियम हम पर हम लागू पर होगा, लागू ये है। इसको इनकॉर्पोरेट कर दिया जाएगा। अच्छा। ठीक है, वो जो डीए जो है नहीं मेंशन हुआ है, वो डीए वाली लाइन उसमें जो है इनकॉर्पोरेट कर दी जाएगी, तो अच्छा। उसमें हमें अब कोई भविष्य में असुविधा नहीं होने पाएगी। हम्म, और जैसे ही वो डीए 50% आगे जाएगा, वैसे ही उसमें नियमानुसार वृद्धि हो हो जाएगी जाएगा। अमाउंट में। अच्छा सर, एक अगला जो बिंदु है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्टेग्नेशन की बात आती है कि हमारे विभिन्न संवर्गों में जो विभिन्न कैडर्स हैं उसमें कहीं ना कहीं स्टेग्नेशन है। विभिन्न कर्मचारी जो 8-8 साल ज्वाइन किए हो गए हैं, उनको अभी भी एक प्रमोशन के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा जो समस्या गंभीर है वो तकनीकी सहायकों की क्यूसी कैडर में ये है। हमारे जो टीए भाई हैं आज भी 8-8 साल के बाद भी ऐसे भी टीएज हैं जो अभी भी टीए 3 की पोस्ट पर हैं और उनकी एक मुहिम भी रही है, डिमांड भी रहा है यूनियन की तरफ से। हम भी बीकेएन के संघ के तौर पे परस्यू किया जा रहा है अपनी तरफ से। और पीछे कई बार इसमें जो है मैनेजमेंट के साथ जब आपसे बात हुई तो यही बात निकल के आई कि सीजीजी रिपोर्ट जो है फाइनल हो जाएगी, उसी आधार पर हम इसमें वो करेंगे। क्योंकि पहले दिन से ये हमें पता था कि भाई जो प्रमोशन है वो अधिकार तो है नहीं, सब्जेक्ट टू वैकेंसीज। लेकिन फिर भी एक बात यहां हो गई, जो नियम कायदे कानून है, और एक बात इस तरफ हो गई कि पीड़ा तो है ही। एक व्यक्ति अगर वहीं रहे तो वो कहां से मोटिवेट होगा? 8 साल एक ही पद पे बना रहे, 9 साल एक ही पद पे बना रहे और आगे भी कोई राह नहीं दिख रही है एग्जिस्टिंग रूल और रेगुलेशन के अधीन। तो चलिए, सीजीजी रिपोर्ट मैनेजमेंट ये कह रही है, लेकिन
फिर ये प्रश्न उठता है कि ये जो लंबा इंतजार है, क्या इसका कोई अन्य विकल्प नहीं हो सकता? कि जैसे हम विभिन्न जहां समझ में आया, विभिन्न केसेस को लेकर के, विभिन्न मुद्दों को लेकर के हमने आरएलसी जाने से गुरेज नहीं की। हमने जो संवैधानिक पटल है, न्यायिक पटल है, कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स, वहां जाने से गुरेज नहीं की। तो इस मुद्दे को लेकर के क्या अगर यूनियन के तौर पे हम आरएलसी या फिर हाई कोर्ट में जाएं तो वहां हमें राहत मिलेगी? और अगर राहत मिल रही होगी तो अभी तक क्यों नहीं गए? तो पहला सवाल तो यही है, क्या राहत मिलने की गुंजाइश है? तो सर इस पर विस्तृत प्रकाश डालिए सर, क्योंकि बहुत इंतजार है। धन्यवाद आशीष जी, बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है ये, और बहुत ही ज्वलंत भी है, और साथ में जो है काफी समय से लंबित हो गया। हाँ। क्योंकि समय की जो डिमांड होती है ना, जो समय की डिमांड है वो ये है कि आप कि होता क्या है कि लीडर के तौर पे चीजों को देखना एक अलग हो जाता है, एक आम एम्प्लॉय के तौर पे चीजों को देखना एक अलग चीज, नजरिया बदल जाता है। तो इसमें धैर्य बना के रखना जो है बहुत अहम है, बहुत बड़ी चीज होगी, जो कि कहना जो है, हो सकता है कि लोगों को लगे कि कहना आसान है, जिनका है उनसे पूछो कि पीड़ा क्या होती है। बिल्कुल सही बात है कि एक आपका जो है आपके साथ में आया हुआ कर्मचारी, जो एक सेम बैच में आया हुआ कर्मचारी, आपके जूनियर आया हुआ कर्मचारी, वो आज दूसरे कैडर में जो है वो प्रमोट होके आगे जा रहा है। लेकिन जब देखते हैं, ये पीड़ा तो है ही जी, एक्चुअल में ये पीड़ा है, और इस पीड़ा को अगर हम ना समझ रहे होते तो इस मैटर को हम जो है बहुत जो है मतलब संजीदगी के साथ उठा ही ना रहे होते। जिस वक्त से एनईसी को ने जो इस मामले को उठाया है, लगातार हमारी नजर इस बात पे लगी है कि कैसे इसका विकल्प ढूंढा जा सकता है। इतना टेक्निकल मामला है ये कि इसको टेबल पर ही जो है सुलझाया जा सकता है मैनेजमेंट के माध्यम से। ठीक है, ये सबको पता है कि इसका जो लास्ट जगह है ना, जहां पर बातचीत होनी है, जो वो है मैनेजमेंट सामने हो टेबल पर, और आप उसको तैयार करो इस बात के लिए। ठीक है, क्योंकि आप जिनको प्रमोट होते देख रहे हो, जो दूसरे कैडर्स में प्रमोट हो रहे हैं, वो उसी व्यवस्था से प्रमोट हो रहे हैं जिस व्यवस्था में आप हो। एक होता है असमानता का होना, असमानता का होना वहां होता है कि एक नियम आप पर लागू हो और दूसरा एक नियम जो है वो दूसरे तरीके से उस पर लागू हो, दूसरा नियम बदल जाए, और एक ही डिपार्टमेंट हो, एक ही सर्विस कंडीशंस हो, तो फिर दो नियम अलग अलग एम्प्लॉयज पे नहीं लग सकते। वो होती है असमानता, और वो है अत्याचार। उसके अगेंस्ट में आप जा सकते हो किसी भी फोरम पे। अच्छा, कि कहीं पर आपके जो है सर्विस कंडीशंस का जो है वो वायलेट किया जा रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि एक जो है मान लीजिए कि एक तरह से देखा जाए रिजर्वेशन है। ठीक है, रिजर्वेशन फिक्स है कि हमें इस कैटेगरी को रिजर्वेशन देना है। ठीक है, अब अगर कोई ये कहे कि एक कैटेगरी, एक ग्रेड में, जो कैडर में जब वो प्रमोशन हो रहा है, तो ये जो रिजर्वेशन का जो रेशियो है, ये रेशियो वहां चेंज होगा, यहां अलग होगा, वहां अलग होगा। ये असमानता है। दोनों जगह जब रिजर्वेशन का जो फॉर्मूला लगेगा, वो दोनों जगह सेम लगेगा। उस फॉर्मूले की वजह से वैकेंसी अलग अलग हो सकती है, क्योंकि फॉर्मूला लग रहा है। फॉर एग्जांपल कि हमारे बेसिक में, हमारे प्रमोशन पे 3% का इंक्रीमेंट लगता है। अब कोई ये कहे कि मेरा बेसिक, मान लीजिए फॉर एग्जांपल मेरा बेसिक 1 लाख रुपए हो, और फॉर एग्जांपल आपका बेसिक 50,000, आपके ऊपर 3% लग रहा है, तो कितना रुपए बढ़ रहा है आप देख लो। मेरे ऊपर लग रहा है तो मेरे ऊपर कितना रुपए बढ़ रहा है आप समझे। तो अब आप ये कहो कि 3% जब दोनों पे लगा था, तो ये दोनों पे बराबर क्यों नहीं लगा? वैल्यू चेंज हो रही है, फॉर्मूला सेम है। जो नियम लग रहे हैं वो नियम बदलाव नहीं है। जो दिक्कतें हैं वो दिक्कतें वैकेंसी ना होने की वजह से हैं, जो कि स्वाभाविक है। जब एक डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे होगे तो वहां एक सीमित संख्या में सारे कैडर्स को सारे कैटेगरीज को जो है जब बांटा गया था, जब बनाया गया था, तो उस टाइम पर एक फिक्स जो है उसमें वैकेंसीज रख दी गई थी। अभी मैं वो बात पे मैं जो जवाब दे रहा हूँ मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा यहाँ पे, मैं उस बात पे जवाब दे रहा हूँ जो आपने सवाल किया था विकल्प के तौर पर। विकल्प जब हम देखते हैं, अब आप समझिएगा कि जब से आप तो मेरे साथ काफी दिन से बैठे हो, देखते हो आप चीजों को, जब भी मुझे लगता है कि यहाँ पर जो है वायलेशन हो गया,
तो मैं अपनी टीम के साथ क्या करता हूँ, सबसे पहले उसमें जो है उसके रास्ते ढूंढना है। पहले कोशिश करता हूँ मैनेजमेंट सीधे सीधे मान जाए, नहीं मानती है तो फिर मैं क्या करता हूँ कि उसको लीगली उसको जो है मेरिट्स के आधार पर उस केस को चलाता हूँ। ठीक है, आज आप देखिए, आज आपका अगर हम देखेंगे बंचिंग का मामला है। बंचिंग का मामला क्या है? बंचिंग का मामला एक रूल लगता था जो रूल नहीं लग रहा, जिसकी वजह से असमानता हुई। असमानता कोई समान ऐसी कोई जो है रूल की वजह से नहीं थी कि जो समान जो है सब समान पे आ गए हैं सारे के सारे। वो असमानता जो आई है, जो एक जो समानता एक ही जूनियर और सीनियर एक ही उस पे आके बैठ गया, वो एक वायलेशन हो गया है, क्योंकि उसके ऊपर रूल है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी रूल है, डीपीई का भी रूल है, और उसे फॉलो नहीं किया गया, तो वो गलत हो गया। तो हम उसको क्या गए, हम उसको जो है लेके चले गए आरएलसी। इंक्रीमेंट का मामला हुआ, वायलेशन हो गया, बैक डेट से जो है उसको लागू किया, रिट्रोस्पेक्टिवली लागू किया गया, सर्विस कंडीशन में बदलाव हो गया, जो 2016 बैच थे उनके साथ भी, 2020 बैच था उनके साथ भी सर्विस कंडीशन बदलाव हुआ, गलत हुआ, तो हम उसको लेके चले गए। आप देखोगे एपीएस है, एपीएस में गुड और वेरी गुड की लड़ाई है, जो पहले से नियम था उसमें बदलाव किया गया, तो हम लोग उसको कोर्ट केस चले गए। मैनेजर्स के मामले में आप देखोगे उसमें भी एक नियम था, जो नियम फॉलो नहीं किया गया, उसमें हम कोर्ट चले गए। तो जब भी हम कोर्ट जा रहे हैं, जब भी हम आरएलसी या सीएलसी के पास जा रहे हैं, तो हम किस चीज पे जा रहे हैं? हम जा रहे हैं कोई नियम का पालन नहीं हो रहा है, उसका वायलेशन हो रहा है, एफसीआई मैनेजमेंट उसमें जो है कर्मचारियों का शोषण कर रही है, इस तरह से असमानता पैदा करके। ठीक, तो वो उस चीज के ऊपर केस करना जो होता है, वो बनता है कि वो हम अपना हमारा पक्ष मजबूत है। ठीक है, जब हम बात करते हैं रेशियो रिवीजन, रेशियो रिवीजन जो है वो वक्त की मांग है, अधिकार नहीं है, वक्त की मांग है। आज के टाइम पे जो स्टैग्नेट है, उसको अगर स्टैग्नेशन से बाहर निकालना है तो उसका रेशियो रिवाइज करना पड़ेगा, उसको प्रमोशन देने के लिए, क्योंकि वैकेंसी नहीं है जी। आप वैकेंसी लाओगे कहां से? आपके पास तो फिक्स वैकेंसीज हैं, चाहे वो कैटेगरी 2 हो, चाहे 1 हो, चाहे वो 3 हो, चाहे वो 4 हो, जो भी कैटेगरी देखोगे उसमें फिक्स जो है सबको पहले बराबर बांट दी गई है। जब बराबर बटी हुई है पहले से, तो अब आप जो ये व्यवस्था में जो डेडलॉक आ गया है, तो डेडलॉक बदलना क्या पड़ेगा आपको? व्यवस्था बदलेगा कौन? मैनेजमेंट बदलेगी विद द अप्रूवल ऑफ मिनिस्ट्री। अभी जो व्यवस्था है वो व्यवस्था सारे कैडर्स में लागू है। 2:3:5 का रेशियो, वो चाहे आप जो है टेक्निकल देख लो उसमें भी लागू होता है, जो आपका जनरल है उसमें भी वही लागू हो रहा है। ऐसा नहीं है कि 2:3:5 इसके ऊपर है, उसके ऊपर जो है दूसरा जो है कोई रेशियो चल रहा है, दूसरे पे दूसरा रेशियो चल रहा है। रेशियो अलग नहीं है, रेशियो सब जगह सेम है। कैटेगरी वाइज जो है, जो जितने भी कैटेगरीज है, मतलब जो है जो कैडर्स में बटी हैं, सब में विद इन कैटेगरी 3 यही रेशियो लागू हो रहा है। जब यही रेशियो सब जगह लागू हो रहा है, तो अब आपको ये व्यवस्था अगर बदलनी है तो आपको टेबल पर तैयार करना पड़ेगा मैनेजमेंट को। जो हम लगातार, जो जब भी हमें समय मिलता है इस चीज के ऊपर कि ये मुद्दा उठाया जाए, हम हर बार जो है उस मैटर को उठाते हैं, इस वजह से कि कहीं से जो है ये निगेटिविटी की तरफ चीजें ना जाए, मैनेजमेंट एक मेंटली तैयार हो जाए इस बात की। फॉर एग्जाम्पल 40% की लड़ाई हम लोग जब लड़ रहे थे, 40% की लड़ाई लड़ रहे थे जब 2016 का जब एजुटेशन हुआ, तो उस टाइम पर 40% की फाइल ओपन होने की बात हुई, डीपी ने मना कर दिया। ठीक है, यही तो हुआ था जी। और 40% की जो डिमांड थी वो नहीं पूरी हो पाई, तो लोगों ने क्या कहा कि संघ ने वो पूरा नहीं कराया। लेकिन उसी दिन मैंने अपने जो है, जो मेरे साथ थे, जो मैं 2016 में जब सीतापुर में था, तो मैं अपने साथ के लोगों में जो मेरे साथ थे उनसे पूछिएगा, मैंने उनसे कहा कि हमने वो जीत हासिल कर ली है जो शायद हमें ना मिलती अगर एजुकेशन में आज ये पार्ट ना होता। हमने जीत क्या हासिल की? एफसीआई मैनेजमेंट 2016 में प्रिंसिपली एग्री हो गया था 40% के लिए कैफेटेरिया दिए जाने के लिए, बोर्ड से अप्रूवल हो गया था कि इनको दिया जा सकता है। और हमने क्या किया, अगला जो वेज रिवीजन होना था 2017 से, उससे पहले प्रिंसिपली तैयार कर लिया था जी। जैसे ही 2017 का वेज रिवीजन स्टार्ट हुआ, हमें इस पर लड़ाई लड़नी ही नहीं पड़ी। आपको याद होगा जब वेज नेगोशिएशन चल रहे थे, जब 11 राउंड की जो मीटिंग हुई है, इस मीटिंग में जो 4-5 राउंड, तो जो भी जो है 6 राउंड जो चला, जो शुरुआती जो बड़ा जो है डेडलॉक वाला जो सीजन चला है, वो सारा पे स्केल पे चला है। पे स्केल जो है उसको मजबूत, और जब आपकी लड़ाई एक हो जाती है, आपकी लड़ाई मतलब समझिए आपकी लड़ाई 4 जगह पे बटी हुई है, तो आपकी क्या है, एनर्जी वेस्ट हो रही है, इस पे भी होगी, इस पे भी होगी।
जब आप फोकस्ड हो कि अब आपको एक चीज के लिए तो लड़ना ही नहीं, आप तो ये लड़ के आ चुके हो, तो आपका सारा फोकस किस पे था? पे स्केल पे था। तो सारा जो फोकस यूनियन का पे स्केल पे था, तो उसने पे स्केल कहां बैठाया? पे स्केल बैठाया 23% से ऊपर ले जाकर। आप सोचिए कितना बड़ा हाइक क्यों मिल पाया? क्योंकि हमें जो बड़ा, जो हमारी दूसरी लड़ाई हो सकती थी, जिसमें मैनेजमेंट कहती कि अभी तो आपका ये भी बचा हुआ है, अभी तो नेगोशिएशन आपने इस पे भी नहीं किया, कह सकती थी मैनेजमेंट। और वहां क्या था? 16 में मैनेजमेंट ये चीज अग्री कर चुकी थी कि इनको 40% दिया जा सकता है, और वो उस टाइम पे नहीं हो पाया था। उसके एक साल बाद वाले रिविजन में क्या हुआ कि उसे प्रिंसिपली एग्री, क्योंकि पीछे से किया था, तो उसको लागू करना पड़ा। अब यहां क्या है, बार बार ये डिमांड जब दिमाग में डाली जा रही है कि स्टैग्नेशन भी है, और हमारे पास जो रास्ता है वो सिर्फ और सिर्फ यह है कि इसमें रेशियो को रिवाइज किया जाए। ठीक है, सीजीजी रिपोर्ट से बार बार वो कह रहा है कि सीजीजी रिपोर्ट जैसे ही फाइनल हो जाएगी, रास्ता बंद भी नहीं कर रहा मैनेजमेंट ये कह रहा है, और ये हर बार कहता है, पेपर में भी हर चीज आ चुकी है, किसी से छुपा नहीं है। हम तो अपने साथ जो है, इसीलिए हमारा एक जो भाई है पंजाब का, वो मेरे बड़ा करीब है, तो उसको मैं इसीलिए लेके जाता हूं उसके अपने साथ। वो भी जब मीटिंग में देखता है चीजों को, वो भी समझता है कि यार ये जो पॉलिसी मैटर है, ये पॉलिसी मैटर एक दिन में उगने वाली चीज नहीं होती है, और जिस दिन ये हो गई उस दिन सैकड़ों हजारों कर्मचारियों को कितना बड़ा फायदा वो करा ले जाएगा। आप समझिए, ये लड़ाई जो ये लड़ रहे हैं, जो हमारे पीए भाई आज लड़ रहे हैं, इनकी ये लड़ाई बस कुछ जो है महीनों में इनके फेवर में जाएगी, ईश्वर ने चाहा तो, और उसके बाद क्या होगा कि ये हजारों कर्मचारियों को फायदा देगी, तो अकेले इनको फायदा नहीं देगी। तो यहां जो एक दिमाग में मैनेजमेंट की बार बार चोट की जा रही है रेशियो रिवीजन के नाम पे, वो बार बार वो कह रहा है सीजीजी में हम इसको जो है इसको डिस्कस कर लेंगे, हमने जो इसको मना नहीं किया, हम इसको कंसीडर करेंगे। जब वो खुद कह रहा है कि हम इसको कंसीडर करेंगे, ठीक है, तो जब सीजीजी, क्योंकि सीजी मेरे जो सूचना के आधार पे सीजीजी की रिपोर्ट लगभग इन्होंने फाइनल कर ली है, जो अभी पुराने हमारे ईडीपी साहब थे, उन्होंने अपने जो है जाने से पहले इसको लगभग फाइनल कर दिया, और कुछ मेरे ख्याल से कुछ दिनों में शायद ये लोग जो है यूनियन को कॉल कर लेंगे उसके ऊपर डिस्कस करने के लिए। तो जब हमारा उसके ऊपर रेशियो रिवाइज करने का जो मुद्दा है, वो तो ओपन है ही ना अभी। जब वो ओपन है तो हम वहां पर वो जीत हासिल करें, क्योंकि हमने मेंटली प्रिपेयर कर लिया है, मैनेजमेंट को इस बात के लिए प्रिपेयर कर लिया कि हमें बार बार हम क्यों कह रहे हैं कि 8-8 साल का आदमी है और आप उससे काम नहीं ले पा रहे हो। हम इसलिए कह रहे हैं कि अगर हमें आज जो आज के टाइम में हमें जीत नहीं मिल रही है, ये आने वाले कुछ दिनों में मेंटली खुद प्रिपेयर कर देगा उसको, मैनेजमेंट को, कि यार इनसे तो हमें काम लेना है, हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी कैसे करेंगे, उसको बढ़ाएंगे कैसे, तो हम रेशियो रिवाइज की तरफ चलेंगे। तो यहां पर जो है इस तरह से टेबल के माध्यम से चीजें संभव है। अब जब ये जाता है, अगर मान लीजिए कि मैं किसी की मोहब्बत में लेकर के इस केस को चला जाऊं कि नहीं यार ये तो तुम्हें खुश करने के लिए मैं जो है ये केस डालूंगा, है ना, अगर सिर्फ हमारा मकसद किसी को खुश करना हो, तो मुझे क्या करना है यार, मुझे तो 2 लाइन का एक ग्रीवांस बनानी है यूनियन के साइड से, मुझे जो है डाल देना है केस को। लेकिन मेरा मकसद यहां पर लोगों का फायदा पहुंचाना है, उनका फायदा उठाना नहीं है। अगर कोई व्यक्ति आज की डेट में ये कहता है, आप जरा इस बात पे गौर करिएगा, जो इस्टेब्लिश यूनियन है वो इस बात को कभी नहीं कहेगी कि तुम्हारा मामला हम चलो कोर्ट से जो है करा देंगे, या तुम्हारा मामला हम जो है किसी आरएलसी या सीएलसी के यहां करा देंगे। इस मामले के पर्टिकुलर इस मामले के ऊपर वो कौन कह रहा होगा? वो कहेगा जो बिल्कुल स्टैब्लिश नहीं है, किसी भी रीजन में, किसी भी जोन में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में स्टैब्लिश नहीं है, वही ये बात कह सकता है। क्योंकि उसको क्या है, उसको तो लोगों की जो इस वक्त पर जो उनकी संवेदनाएं हैं, जो उनकी जो एक तरह से उनके सेंटिमेंट्स के साथ जो है खेलने वाला जो मैटर है ना, वो हो सकता है कि वो उसको फायदा दे जाएगा चंद दिनों के लिए कि मैं तुम्हारा मामला मैंने उठाया था। अब इस मामले के ऊपर क्या हो सकता है, अगर मैं लेके जाऊं भी, मान लीजिए मैं आरएलसी या सीएलसी के पास इसको जो है एक मामला उठा देता हूं, आरएलसी सीएलसी सबसे पहले, चलो मेरी ग्रीवांस गई, नॉर्मली पहले क्या होता है, कोई ग्रीवांस जाए उसमें कह दिया जाए कि प्रताड़ित हो गया, कर्मचारी प्रताड़ित हो गया, तो उसने जो है नॉर्मली उसके ऊपर उसका काम ही है वो नोटिस कर देगा, दूसरी पार्टी यानी एफसीआई मैनेजमेंट को बुला लेगा। मैं अगर जो है मान लो मैंने केस किया होगा, मैं कि जो है बीकेएन के संघ की तरफ से ये जो है केस को जो है मैं यहाँ पे दायर कर रहा हूं, एक आईडी केस, चलो दोनों पार्टी बुला ली गई, वहां सामने बैठ गई, एफसीआई बैठा है, हम बैठे हैं, और सामने बैठा है सीएलसी। सीएलसी से सबसे पहले मुझसे पूछा दिक्कत क्या है, मैं क्या बोलूंगा कि सर मेरे यहां जो है जो ये टेक्निकल कैडर है उसमें स्टैग्नेशन आ गया है, 8-8 साल 10-10 साल से लोग प्रमोट नहीं हो पाए,
दूसरे कैडर के लोगों का प्रमोशन हो रहा है, मेरे जो है इस कैडर का प्रमोशन नहीं हो रहा। दूसरा सवाल मैनेजमेंट से, हाँ भाई क्यों प्रमोशन नहीं दे रहे हो उनके लोगों को? उसका क्या कहना होगा, सर हम गवर्नमेंट स्टैट्यूटरी बॉडी हैं, हम एक नियम के ऊपर चलते हैं, हमारे यहां जो है ये नियम है और जो कि ये नियम सालों से चला रहा है, मिनिस्ट्री से अप्रूव नियम है। हम जो प्रमोशन इनके यहां जिनका प्रमोशन ही बता रहे हैं कि उनका प्रमोशन जो हुआ है वो प्रमोशन वैकेंसी होने की वजह से हो पाया है उस नियम के तहत, और जिसका नहीं हो पा रहा है उसका वैकेंसी ना होने की वजह से नहीं हो पा रहा है। और चूंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की भी ये रूलिंग, मतलब ये एक तरह से नियम ही है, प्रमोशन मिलना जो है वो आपका ये राइट नहीं है, प्रमोशन के लिए कंसीडर होना ये आपका राइट है। जैसे कि किसी एग्जाम में अपीयर होना, कोई एग्जाम कराने जा रही है गवर्नमेंट और उसमें उसने कह दिया कि ग्रेजुएशन के लोग जो भी हैं वो आकर के फॉर्म भर सकते हैं जिनकी एज इतनी तक है, ये सब उनका नियम बता दिया उन्होंने, कुछ जो है वो कंडीशंस लगाते हुए उन्होंने फॉर्म जारी कर दिया। आप भी फॉर्म भरो, मैं भी फॉर्म भरूं, मेरे और कुछ साथी भी फॉर्म भर दें, आपके साथी भी फॉर्म भर दें। हम फॉर्म भरने के बाद अब ये दावा नहीं कर सकते कि ये वैकेंसी मुझे ही मिलेगी क्योंकि मैंने फॉर्म भर दिया। ये होगी सब्जेक्ट टू आपका जो भी उसमें उसने वो रखा है मेरिट पे, कि एग्जाम होगा उस पर जो रिजल्ट आएगा, इंटरव्यू होगा जो उसका रिजल्ट आएगा, फाइनल जो है ग्रुप डिस्कशन होगा उसका रिजल्ट आएगा, मतलब जो भी उसने नियम बनाए। यानी यहां पर अपने एफसीआई के अंदर क्या है कि किसी, या एफसीआई नहीं, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो है एस्टेब्लिशमेंट है, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडीज हैं, जहां पे भी प्रमोशन हो रहा होगा वहां पर एक नियम के तहत ही पूरा डिपार्टमेंट चल रहा है, और जो प्रमोशन है वो भी एक ही नियम, सबके साथ एक नियम चलेगा, नियम में बदलाव नहीं होगा कि एक के साथ अलग नियम दूसरे के साथ अलग नियम, नियम एक जैसा लग रहा है। ये डिपेंड करेगा सब्जेक्ट टू वैकेंसी, ये सबको पता है सब्जेक्ट टू वैकेंसी है। अब जैसे ही मैनेजमेंट ने कह दिया कि सर सब्जेक्ट टू वैकेंसी का जब मैटर है और ये जो है इनका जो प्रमोशन नहीं हो पाया है ये इस वजह से नहीं हो पाया, तो मुझसे पूछेगा सबसे पहले आपने ये केस किस आधार पे किया। सिर्फ शोषण इसको नहीं कह सकते हम, व्यवहारिक रूप में शोषण है, लेकिन लीगली इसको हम प्रूव कैसे करेंगे कि यह शोषण है? डिपार्टमेंट वैकेंसीज क्रिएट नहीं कर सकते, वो अपने काम के आधार पर ऑलरेडी डिसाइडेड है उनकी वैकेंसीज, उनमें जो इंटरनल जो बदलाव करने की जो प्रोसेस है, अब वो उसने कह दिया कि अच्छा ठीक है, वो सीएलसी थोड़ा सा कर्मचारी के पक्ष को भी ले लेगा, कह देगा भाई कि इसका कोई रास्ता होगा, वो तो कह देगा कि भाई ये बीकेएम के संघ वाले अगर केस करने आए हैं, इनको तो ऑलरेडी मैंने लिख कर दिया हुआ है कि सीजीजी में जो है हमारे यहाँ जो है कुछ रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है, कुछ वैकेंसी जो है ऊपर नीचे होनी है, उसके बाद हम इसको कंसीडर करेंगे कितने हद तक हम इसको जो है कर सकते हैं, हम ये 2:3:5 का जो रेशियो है इसमें कितना बदलाव करेंगे, ये हम तभी हम कर पाएंगे जब ये रिस्ट्रक्चरिंग फाइनल हो जाएगी। देखा भाई जब तुमको कह चुका है तो तुम अब यहां पर क्यों लेकर के इस केस को आ गए हो? इससे फायदा किसको मिला? किसी एक पार्टी को बता दो जिसको फायदा मिला हो। इवन मैनेजमेंट को जो है आपने नाराज कर दिया, जिस मैनेजमेंट से आपको ये काम निकलवाना है उस मैनेजमेंट को आपने वहां नाराज कर दिया। वो हो सकता है कि वो उस जो हम मान मनौवल करके चीजों को और बदलाव करा सकते थे वो अब हम ना करा पाए। ये पहलू है, इसमें सवाल ही नहीं उठता। यहां पर आपका कोई ऐसा जो है लॉजिक नहीं लगता जो आपको शोषण की तरफ दिखाता हो। अगर आपने कोई नियम एफसीआई मैनेजमेंट फॉलो ना कर रही हो और एक के साथ कर रही हो तो वहां पर लगता है कि वहां गलत हो गया। फॉर एग्जाम्पल 22(2) है, बिना नियम के कर दिया गया, नौकरी से निकाल दिया गया है, नियम नहीं थे, तो ये नियम नहीं थे, इस वजह से जो है हम लोगों ने वहां केस किया है। यहां शोषण आप दिखाओगे कैसे? और उसके ऊपर उसके पास एक सोल्यूशन है, मैनेजमेंट के पास ऑलरेडी उसके पास सोल्यूशन है, वो तो यही कहेगा। तो फिर घूम फिर करके बात वहीं आकर फंस जाती है कि हम लड़ाई को अपने कमजोर करते हैं। तो इस वजह से इसमें ऐसे कोई मेरिट्स नहीं है जिसके आधार पर इसको हम मैनेजमेंट के अगेंस्ट ले जाकर इस मामले को बना सके। यहां क्या है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ इसको लेके चलना है, झगड़ा करके नहीं। अगर आप इस पर संघर्ष जितना करोगे उतना ही आपका नुकसान है। आप इसको सहयोग के माध्यम से ही चीजें ठीक करा सकते हो। संघर्ष आप तब करोगे जब कोई चीज आपको देने की बात वो कह दिया हो और वो ना दे रहा हो, या दे रहा होता और उसने छीन लिया होता, तब जो है आप उसके खिलाफ संघर्ष करोगे। तो साथियों, ये बात थी
रेशियो रिवीजन पर, और इसका लबोलुआब बस इतना सा है कि ये जो अदालतें हैं आरएलसी, ये जो प्रावधान है वो किसी एग्जिस्टिंग जो नॉर्म्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, जो नियम कायदे कानून है, उनका अगर वायलेशन हो रहा है, तो वहां राहत के लिए हम पहुंच सकते हैं। अदालतें कभी नियम नहीं बनाया करती हैं। एक मेन स्ट्रीम में भी आप देखेंगे तो जो नियम कायदे कानून बनाने की जो जिम्मा है वो संसद को है या गवर्नमेंट बॉडीज को है, यहाँ एफसीआई को है, मिनिस्ट्री को है। तो हाँ, ये हो सकता है कि उछल कूद दिखाने के लिए हम आपके मुद्दे को वहां लेके जाएं और वहां से जो लड़ाई है आपकी वो और डायलूट हो जाए और जो है एक तरह से दिशा उसकी हट जाए। क्योंकि कोई व्यक्ति अगर हमारे सामने वो भी मान रहा है सैद्धांतिक रूप से, इस बात से अगर सहमत है कि नहीं आपके साथ ये हो रहा है, हम इसका देखते हैं, और एक बार उसका हाथ मुड़ेड़ के कहीं संवैधानिक पटल पर हम उससे एक दो लाइन की जवाब रिटर्न में ले लें, तो बट नेचुरल है साथियों कि अगर आप ही कोई चीज लिख के दे दो दो लाइन, तो उसकी पैरवी आप हमेशा करोगे, हर पटल पे करोगे। तो बस एक छोटी सी कहानी है कि एक बार जंगल में, सर छोटा सा है, जंगल में एक बार विरोध उठा कि हमेशा जंगल का राजा शेर ही क्यों, जंगल का राजा शेर ही क्यों। बंदर ने कहा कि मैं क्यों नहीं हो सकता हूं, संख्या भी हमारी ज्यादा है, हाँ, और हम जो है चिल्लाते भी हैं, हम होंगे, उछल कूद ही मचा लेते हैं, हम होंगे। तो भाई ठीक है, हो गया, राजा बन गया, बंदर राजा बन गया। हुआ ये कि बगल के जंगल, बाहर के जंगल से जो है, बगल के जो जंगल से, वहां से कुछ शिकारी भेड़िए और ये शेर वगैरह आए। उसके बाद जंगल के जो जीव जंतु थे, त्राहिमाम त्राहिमाम मच गया, कहा बचाओ राजा साहब, बचाओ राजा साहब, बचाओ। उसके बाद जो बंदर थे, तत्कालीन राजा थे जो, लगे इस डाली से उस डाली पर कूदने, बहुत कूदा उन्होंने, बहुत मेहनत की, इस डाली से उस डाली, उस डाली से इस डाली। उसके बाद जब शिकार उकार करके बगल के जो भेड़िए थे, शिकारी कुत्ते थे, वो चले गए। उसके बाद जो है, जो राजा साहब थे, अपनी पैर भी टूट गई, चूंकि एफर्ट्स बहुत किए थे, वो बैठे, सभा लगी, हाँ भाई आपने क्या किया, आपको तो राजा बनाया था हम बड़ी उम्मीद से। उन्होंने कहा देखो भाई मेरे पैर भी टूट गए हैं, उछल कूद जो मैं कर सकता था मैंने वो किया। तो साथियों, दिखाने के लिए हमें अपनी पैर नहीं तोड़वानी है, और दिखाने के लिए उछल कूद आपकी वीकेंड के संग तो नहीं करती है। जिस चीज में जो चीज आपके लिए फायदेमंद होगी, राहत होगी, हाँ वही करेंगे। हाँ, आत्मसंतुष्टि के लिए हम जो है सनसनी खेज ऐसा कोई निर्णय नहीं ले सकते हैं जिससे जो है कि मतलब अल्पकाल के लिए आपको जो है संतुष्ट किया जा सके। तो भरोसा रखिए साथियों, जल्द ही इसका जो है मुकम्मल इसकी एक समाधान जो है उसके साथ आएंगे। धन्यवाद सर, धन्यवाद साथियों।